ये एक ऐसा समय है, खासतौर से किताब के संदर्भ में, जिसमें दो तरह की विरोधाभासी स्थितियां एक साथ हैं। एक तो जिस तरह का समय है जिसमें हम लोग लगभग घरों में कैद होकर रह गए हैं, ये लॉकडाउन का समय है, तो उसमें सबसे अच्छी दोस्त किताब ही है, जो सबसे ज्यादा काम आ रही है या सबसे ज्यादा जिसके साथ समय बिताया जा सकता है, वो चीज किताब है। दूसरी तरफ ये भी है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नई जो प्रौद्योगिकी है, उसने किताब के लिए संकट भी बहुत सारे पैदा किए हैं। किताब को रिप्लेस किया जा रहा है, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जिस पे आप पढ़ सकते हैं या जिस पे आप किताब को पूरी किताब पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों तरह की स्थितियां हैं और बहुत सारे लोगों को ये भ्रम था, या कुछ समय पहले तक ये भ्रम था और अभी भी है, कि एक दिन शायद जो प्रिंटेड बुक जिसे कहते हैं, जैसे हम कागज पर जो किताब है, वो शायद गायब हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। पर मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। कागज सबसे विश्वसनीय चीज है आज भी, और किताब पढ़ने का जो सुख है वो किसी भी और चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एक तो ये बहुत जरूरी बात है। ये जरूर हो रहा है, जैसे मुझे बहुत इस समय में बहुत सारी पुरानी और बहुत सारी नई किताबों को के साथ हमारा व्यवहार होता है, तो ये जरूर लगता है कि एक ऐसा समय है जिसमें अभी जो आई किताबें हैं उनकी तो खैर उनसे तो आप परिचित होते हैं, जो हमारी नई जनरेशन है, या बहुत जो चर्चित किताबें हैं उनसे परिचित होते हैं। पर ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो एक समय में चर्चित भी थी या बहुत जरूरी किताबें भी मानी गई, पर वो आज दृश्य पर नहीं है, क्योंकि या तो उनके पुनर्मुद्रण नहीं हुए और वो कहीं न कहीं स्मृति से दूर हो गई। जैसे बहुत दिलचस्प है कि जैसे गीतांजलि के हिंदी में कई अनुवाद हुए, पर आज तक ये माना जाता है कि जो सबसे अच्छा अनुवाद है वो भवानी प्रसाद तिवारी का किया हुआ अनुवाद है, जो जबलपुर के कवि थे और एक जमाने में कांग्रेस के नेता भी थे और कवि सम्मेलनों में कविता भी पढ़ते थे। और वो अनुवाद साहित्य अकेडमी दिल्ली ने छापा था, लेकिन बहुत बरसों से वो रिप्रिंट नहीं हुआ, उसे पुनर्मुद्रण नहीं हुआ, तो लगभग लोगों की स्मृति से गायब हो गया। आज जब लोग गीतांजलि को पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, जो लोग बंगला नहीं जानते, तो उन्हें दूसरे तो बहुत सारे अनुवाद मिलते हैं और हमेशा ये शिकायत मिलती है कि यार उतना अच्छा नहीं, इसमें गीतांजलि पढ़ने का वो मजा नहीं आता जैसा कि बंगला में सुन के आता है। तो क्योंकि भवानी प्रसाद तिवारी का अनुवाद नहीं है, या बहुत बार ऐसा होता है, जैसे एक बहुत दिलचस्प किताब और मध्य प्रदेश की एक बहुत जबलपुर के ही एक और लेखक थे, रामानुजलाल श्रीवास्तव, ऊंट के नाम से वो लिखते थे और बहुत कुछ लिखा उन्होंने और हास्य रस में भी बहुत कुछ लिखा। लेकिन उन्होंने एक बहुत दिलचस्प किताब की थी कि गालिब की 100 बहुत चुनिंदा गजलों की टीका उन्होंने लिखी। 100 चुनिंदा गजलें उन्होंने चुनी और बिल्कुल पंक्ति दर पंक्ति उनका हिंदी में अनुवाद भी किया, पर वो किताब भी जैसे नहीं मिलती। तो ऐसी बहुत सारी पुरानी किताबें होती हैं जो गायब हो जाती, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे एक बहुत प्राचीन किताब है जिसका संस्कृत में तो वो मिलती है चौखंबा में, पर अब नहीं मिलती, सूर्य शतक। वो एक दिलचस्प किताब इस अर्थ में है कि एक तो खैर सूर्य शतक लिखने वाले जो मयूर कवि थे उनके बारे में ये तय नहीं हो पाता कि वो यानी कब कौन सी शताब्दी में हुए। कुछ लोग मानते हैं कि वो 7वीं शताब्दी में हुए, 6ठी या 7वीं शताब्दी में हुए, कुछ लोग और बाद के काल में मानते हैं, और उनके बारे में भी कुछ लोग बहुत सारी चीजें नहीं जानते। तो पिछले दिनों जब वो अचानक वो किताब मेरे हाथ लगी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सूर्य के बारे में उसमें 101 श्लोक लिखे गए। और ये माना जाता है कि उन्हें कुछ बीमारी हुई और उसके उपचार के रूप में उन्होंने सूर्य के स्तुति में वो 100 श्लोक लिखे और उसके बाद वो ठीक हो गए। तो ये दिलचस्प है कि सूर्य शतक
जो है यूं सामान्य रूप से नहीं जाना जाता, या बहुत कम लोग उसे जानते हैं, या बहुत कम लोगों के पास वो किताब होती है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हमारी कहीं न कहीं स्मृति में भी होती भी हैं, तो गायब सी होती हैं, या जिनकी स्मृति ही गायब हो जाती है। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें स्मृति से कई बहुत महत्वपूर्ण किताबें गायब हो रही हैं, और कई बहुत निरर्थक सी किताबें बहुत सारी आपके पास आती हैं, बहुत सारी बाजार में आती हैं, क्योंकि किताब छपना आसान हो गया है। नई टेक्नोलॉजी ने किताब के छपने को बहुत सुविधाजनक बनाया है। पहले किताब छपना बहुत मुश्किल काम होता था। तो एक ये संकट किताब के बारे में मुझे लगता है कि है, पर अच्छा होगा कि हम जैसे किताब पे जब चर्चा हो रही है तो हम उन किताबों को याद करने की कोशिश करें जो कहीं न कहीं हमारे पास से कहीं गुम गई हैं, कहीं गायब हो गई हैं, हमारी स्मृतियों से गायब हो गई हैं। उन पुरानी किताबों को एक बार यानी ढूंढने की कोशिश करें, उन्हें खंगालने की कोशिश करें, और उनको शायद सबसे अच्छा हो कि उन्हें पुनर्मुद्रित करने की कोशिश करें। तो शायद हम बहुत एक परंपरा को पूरी परंपरा को जानने का तरीका हम ईजाद कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा कि हम ऐसी स्थिति किताब के बारे में हो। किताब एक दिलचस्प बात यह है कि इस दौर में किताब छपना थोड़ा आसान हुआ है टेक्नोलॉजी से, और थोड़ी सुंदर भी हुई है किताब। पहले सुंदर किताब छपने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी, अभी ज्यादा बेहतर किताब छप रही है, और ज्यादा बड़ी तादाद में, यानी शायद हिंदी में एक लंबा समय हिंदी में ऐसा आया है जिसमें किताब बहुत कम संख्या में छपी थी। यानी मतलब हिंदी की किताब शमशेर बहादुर सिंह, जो कि हिंदी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवि थे, उनका पहला संग्रह 50 साल की आयु में छपा। तो एक ये इतना संकट का समय होता था, तब किताबें छपती नहीं थी, और कुछ लोग बहुत ही अपने प्राइवेट, अपने निजी उस पे किताबें छपवाते थे। जैसे त्रिलोचन शास्त्री, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे हिंदी के, उनका संग्रह जगत शंकर ने स्वयं छापा था। तो ये भी एक दौर था, और ये लगभग 80 तक, यानी कहना चाहिए कि 80 का जो दशक है, तब तक किताब छपना एक कठिन स्थिति थी। 80 के बाद भी तब तक लेटर प्रेस ही था, और तब तक ऑफसेट नहीं आया था किताब के प्रोडक्शन में। तो लगभग ये तो 90 के बाद ऐसा एक दृश्य बदला है जिसने किताब को बहुत ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है, या किताब छपना आज। तो मेरे को तो लगता है कि इस समय में, जो हम जिस समय में रह रहे हैं, इसमें ये बहुत आवश्यक है कि एक तो हम सही किताब, क्योंकि सारी किताबें सही किताबें नहीं हो सकती, सारी किताबें सही किताबें नहीं होती, इसलिए किताब को चुनना एक बहुत जरूरी बात है। हमें इस समय में एक बहुत ही सतर्क दृष्टि के साथ, एक बहुत सावधानी के साथ एक अच्छी किताब को चुनना चाहिए, और एक अच्छी किताब तक पहुंचना चाहिए, या अच्छी किताब को आप तक पहुंचना चाहिए। ये बहुत अच्छा हो कि ऐसे कुछ तंत्र बने, ऐसा कुछ